जो कल टेस्ट हुआ था उसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा, क्योंकि इतना इजी टेस्ट था कि मैं ऐसा टेस्ट ऐसे इजी देता नहीं हूँ। पर हाँ, मतलब नीट के लेवल का टेस्ट था वो, नीट के जस्ट लेवल का टेस्ट था, नीट से ऊपर तो नहीं बोलूंगा, पर नीट के लेवल का टेस्ट था। दूसरी बात, उसको कल का टेस्ट लेने का मेरा मोटिव कुछ और था। मोटिव ये था कि आप लोगों ने मॉड्यूल लगाया कि नहीं लगाया। मैंने मॉड्यूल प्रोवाइड कर रखा था, हर बच्चे के पास मॉड्यूल होगा भी। मेरा बस मेन मोटिव ये चेक करना था कि आप लोग मॉड्यूल नहीं लगा रहे हो या लगा रहे हो। जिसने मॉड्यूल लगाया होगा देखा होगा कि 12 में से 10 सवाल मॉड्यूल से सीधे सीधे उठ के आए थे, उसमें से 4 सवाल प्रीवियस ईयर वाले थे। ठीक है, तो मॉड्यूल के ही सवाल मैंने दिए थे जानबूझ के, ताकि इससे पता लगे जिसने मॉड्यूल लगाया होगा उसको फायदा भी हुआ होगा, जिसने नहीं लगाया उसको नुकसान हुआ होगा। पर मॉड्यूल लगाया करो भाई, मॉड्यूल इंपॉर्टेंट है। तो कल अपन ने क्या पढ़ा था? चलो हाँ, एक और बात, कल टॉप किसने किया था? अपन ने मनदीप जी ने टॉप किया था, और अपना अर्शी जी ने टॉप किया था, और एक और बच्चे ने टॉप किया था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। अर्शी जी ने टॉप किया था, एक और बच्चे ने टॉप किया था, सोनी जी ने टॉप किया था ना अपना। हाँ, सोनी जी ने टॉप किया था एक, हाँ सही, थैंक यू। सोनी जी ने टॉप किया था। तो इन 3 बच्चों ने टॉप किया था, थैंक यू वेरी मच। इन सबको मेरी तरफ से 21-21 रुपए का चढ़ावा चढ़ेगा। ठीक है मनदीप जी, मैं आपको चढ़वा चुका हूँ, आपकी सिस्टर के पास जाता है ना चढ़ावा, तो उनको मैं दे चुका हूँ, तुम उनसे मांगना। बाकी अर्शी जी और सोनी जी से मुझे कांटेक्ट करना है, इन तीनों को 21-21 रुपए चढ़ावा चढ़ेगा। बाकी मैं आपको बता चुका हूँ कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे आपका टेस्ट होने वाला है। नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे आपका टेस्ट होगा, जिसमें आपका, मैं कोशिश करूंगा हर 15 दिन में टेस्ट है, जिसमें फुल रे ऑप्टिक्स आएगा, कंप्लीट रे ऑप्टिक्स आएगा, रिफ्लेक्शन पर प्लस रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो उसके हिसाब से अपन उस टाइम पे बात करेंगे। सेकंड सेकंड आने वालों के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि जब टॉपर ही इतने सारे बैठे हैं तो सेकंड को कौन गिनती देखेगा। सिली मिस्टेक है, सिली मिस्टेक बड़ी चीज है, बाकी आपसे आगे हैं। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरीवन एंड कीप इट अप गर्ल्स। अब चलो आगे का पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में उस दिन हमने क्या पढ़ा था? हमने कूलम्स लॉ पढ़ा था, और कूलम्स लॉ में हमने बहुत सारी बातें करी थी, बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई थी वहाँ पे, बहुत सारी प्रॉपर्टीज मैंने आपको समझाई थी। अगर याद नहीं हो किसी को तो प्लीज वो वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि हर वीडियो इंपॉर्टेंट है। अब चलो, कूलम्स लॉ में मैंने आपको क्या बताया था? मैंने बताया था कि आपका जो एफ होता है, दो बॉडीज के बीच का एफ होता है, वो क्या होता है आपका? इट इज के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर बताया था। इसका मैंने वेक्टर फॉर्म भी आपको समझाया था। वेक्टर फॉर्म क्या होता है इसका? वेक्टर फॉर्म होता है आपका, जैसे लिखा मैंने F21, तो ये हो जाएगा आपका क्या? के Q1 Q2 बाय आर मॉड का क्यूब इंटू आर वेक्टर। इसको मैंने याद करने का तरीका भी आपको समझाया था। तो ये वेक्टर फॉर्म भी पता होना चाहिए। आज की क्लास में जनरली हम मेनली न्यूमेरिकल करने वाले हैं। आज की क्लास में मेनली हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, इनके ऊपर अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल्स बनते हैं। पर न्यूमेरिकल्स करने से पहले एक बात अपन सीख लें। चलो एक पहले सबसे इजी सवाल उठाते हैं। क्वेश्चन है आपका कि क्वेश्चन सुनो। क्वेश्चन है आपका टू, थोड़ा सा टेक्स्ट साइज बढ़ा देता हूँ पहले। Two charges are at a distance of 1 meter from each other. Find the minimum possible, ये सवाल कई एग्जामों में आया है, पॉसिबल फोर्स बिटवीन देम। बताइए इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन है आपको, टू चार्जेस आर सेपरेटेड बाय एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर, फाइंड द मिनिमम पॉसिबल फोर्स बिटवीन देम। उनके बीच में जो सबसे छोटा फोर्स हो सकता है उसकी वैल्यू क्या होगी? सवाल ने आपसे पूछा है, बताइए क्या हो सकता है आंसर। किसी को दिमाग में आ रहा हो तो, वैसे जिसने पढ़ा होगा पहले उसको वो कर सकता है इसको। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, कई एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन। कोई बता पाएगा इसका आंसर क्या होता है? तृप्ति वेरी गुड, सही है। हाँ, हैप्पी जी का आंसर 9 × 10⁹ ऋतु जी, हाँ क्या होता है? ये कौन सा आंसर है? हाँ, मतलब ये बोल रहे हो कि हाँ हर जगह आता है कुछ। अच्छा, आज की सब क्लास में हम सिर्फ न्यूमेरिकल करेंगे, लगभग 5-6 न्यूमेरिकल करेंगे, उतने में क्लास एंड कर देंगे, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं कर देंगे। फिर कल हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, नई चीजें पढ़ेंगे उसमें। ऋतु जी बोल रहे हैं कि क्यू स्क्वायर क्या होता है? फिर यहाँ क्यू तो आपको मैंने दिया ही नहीं कुछ, यही तो सारा झोल है।
हैप्पी जी का आंसर है के ई स्क्वायर। चलो करते हैं, बाकी लोग भी आंसर करते हैं ना, अगर आ रहे हो तो शुरू करते हैं। बोल रहा है दो चार्जेस है आपके, दो चार्जेस ले, मैंने क्यू वन ले लिया और दूसरा ले लिया क्यू टू ले लिया, और बोल रखा है कि इनके बीच का, मनदीप जी का आंसर है 9.29। देखते हैं इनके बीच का डिस्टेंस क्या दे रखा है आपको, आर लेते हैं ना, वो 1 मीटर दे रखा है। बोल रखा है कि इनके बीच में जो फोर्स होगा वो कितना होगा, लेकिन उसका मिनिमम पॉसिबल, कि मिनिमम कितना होगा पॉसिबल। तो देखो फोर्स का अगर हम वैल्यू लिखना चाहें तो फोर्स की वैल्यू क्या निकल के आएगी, वो निकल के आएगी के इंटू Q1 Q2/r²। कूलम्स तो ये बोलता है। फोर्स के बारे में पूछा है तो कोई डायरेक्शन बात नहीं कर रहा, तो हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है। ठीक, अब सुनो, बात आर की वैल्यू आपको दे रखी है, आर की वैल्यू आपको दे रखी है 1, तो ये K1 Q1 Q2/1² हो जाएगा, जो सिंपल निकल के आएगा आपका KQ1 Q2। अब के की वैल्यू तो आप सबको पता है, उसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है, पर दिक्कत वाली बात यहाँ पे आती है कि सर मिनिमम निकालना है मुझे, तो Q1 Q2 तो मुझे पता ही नहीं है, Q1 Q2 तो मुझे पता ही नहीं है। अब याद करो, मैंने कल लास्ट क्लास में आपको एक चीज बताई थी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में, कि चार्ज इज क्वांटाइज, बताई थी सबको कि चार्ज क्या होता है, क्वांटाइज होता है। ठीक है, क्वांटाइज का क्या मतलब होता है, चार्ज क्वांटाइज का मतलब है कि चार्ज को हम हमेशा एन ई लिख सकते हैं, चार्ज को हम हमेशा क्या लिख सकते हैं आपका, एन ई लिख सकते हैं। एन ई का मतलब, ई तो होता है आपका 1.6 × 10⁻⁻⁹ वाला कंसेप्ट, एन मतलब होता है आपका, एन को आप 1 2 3 ये सब रखोगे। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि अगर कोई भी चार्ज होगा वो ई का एन टाइम्स होता है, तो अगर मैं एन की वैल्यू चेंज करता जाऊंगा तो मुझे अलग अलग चार्ज की वैल्यू मिलती जाएगी। तो मुझे बताओ मिनिमम चार्ज की वैल्यू क्या मिलेगी, मुझे मिनिमम चार्ज की वैल्यू क्या मिलेगी, जब एन की वैल्यू आप क्या ले लोगे, 1 ले लोगे, तो उस टाइम पे क्या निकल के आ जाएगी, 1 ई निकल के आ जाएगी। तो दुनिया में जो मिनिमम पॉसिबल चार्ज है वो कितना है, 1 ई है। अब सवाल में लौट के आते हैं, अगर मुझे इस एफ की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो साफ सी बात है के तो कांस्टेंट है, इसको तो मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं Q1 और Q2 के साथ कुछ कुछ कर सकता हूँ। मतलब अगर मुझे एफ मिनिमम निकालना है तो के के साथ तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे Q1 की मिनिमम वैल्यू रखनी पड़ेगी, और Q2 की वैल्यू भी क्या रखनी पड़ेगी, मिनिमम रखनी पड़ेगी। और मैंने अभी बताया दुनिया में कोई भी चार्ज हो उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है आपकी, 1 ई होती है। तो एफ मिनिमम क्या निकल के आ जाएगा, के रख दो, यहाँ पे भी ई रख दो, यहाँ पे भी ई रख दो, और आपके मिनिमम फोर्स कितना निकल के आ जाएगा, बिटवीन टू चार्जेस इट विल बी इक्वल टू के ई स्क्वायर। अगर ऑप्शन में आपको के ई स्क्वायर देखा हो तो ऐसे टिक मार देना। अगर कभी कभी आपसे ऐसा भी हो सकता है कि वो न्यूमेरिकली सॉल्व करवाए, तो आप क्या करोगे, 9 × 10⁻9 रख दोगे यहाँ पे, और यहाँ पे 1.6 × 10⁻19 का स्क्वायर कर दोगे। बाकी तो आपको कैलकुलेशन जो आपको करनी चाहिए। ठीक है, एक मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ, एक चीज जो मुझे आगे भी काम आने वाली है, एक तरीका मुझे बताना जो आगे काम आने, जब ये 10 की पावर में बहुत सारी चीजें आने लगे ना, तो एक तरीका याद रखना हमेशा, कि सबसे पहले आप 10 की पावर को सॉल्व किया करना। जैसे यहाँ पे जब इसको सॉल्व करता हूँ, ये निकल के आएगा 2.56 × 10⁻38। तो सबसे पहला काम है आपको इसको 10 को हटाओ और जगह से, 10 बहुत गड़बड़ करता है। जैसे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, +9 है, यहाँ पे क्या है, -36 है। तो ये इतना तो पता है कि आखिर में क्या आंसर आने वाला है आपका, जो भी आंसर आने वाला है वो क्या होगा, 9 × 2.56, उसको तो मल्टीप्लाई कर लोगे, 10 की पावर -36 में से 9 चले जाएंगे आपके, तो बचेंगे आपके 27। तो ये पहले ये लिखा करो हमेशा, क्योंकि बच्चे यहाँ बहुत गड़बड़ करते हैं। उसके बाद तो जो मल्टीप्लाई करके लिखना है वो लिखना है, तो बात की बात है। तो आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आपके समझ आया। अगर क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं न्यूमेरिकली तो आपको ऐसे करके आना है, नहीं तो आपका यही आंसर काफी सेटिस्फाई है, जो कि मैक्सिमम एग्जामों में पूछा भी गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल ठीक ठाक सवाल है, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा हार्ड है, पर एक अच्छा कंसेप्ट है उसमें, और उसमें आपको एक चीज सीखने को मिलेगी, इसलिए सवाल को एक बार देखते हैं। पहले मुझे सवाल ढूंढने दो, सवाल मिल जाए। सवाल क्या है आपका, सुनो। सवाल है आपका, अरे सबको समझ में तो आ गया ना क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, सवाल आपको दे रखा है कि दो पार्टिकल है आपके पास में, टू पार्टिकल्स, ठीक है, और आपको बोल रखा है टू पार्टिकल्स ऑफ चार्जेस Q1 and Q2, two particles of charges Q1 and Q2 kept at a certain distance has force capital F between them। बोल रखा है दो पार्टिकल्स हैं आपके जिनका चार्ज आपको दे रखा है Q1 and Q2 दे रखा है, जब किसी डिस्टेंस पे एक दूसरे के साथ रखे गए हैं। इफ, आगे बोलता है इफ द डिस्टेंस is reduced to half
and charge on each particle is doubled. Charge on each particle is doubled. Then find the new force. कर सकते हो इस क्वेश्चन को, ट्राई करो। बोल रखा है कि मैंने क्या किया, मैंने उसके डिस्टेंस को क्या किया, आधा कर दिया, और पार्टिकल के जो आपके चार्जेस हैं उनको डबल कर दिया। तो बताइए नया फोर्स क्या निकल के आया। तो हैप्पी का आंसर बहुत जल्दी आ गया, 16F के बराबर। देखते हैं बाकी का आंसर क्या आता है। फैज का आंसर आया है 4F, मुकुल का आंसर आया 16F। बाकी लोग बताइए आंसर। सिंपल क्वेश्चन है यार, आंसर आना चाहिए। सोनी का आंसर आया 16F, शुमाइला जी का आंसर आया 4F। अलग अलग आंसर आ रहे हैं फिर से कुछ बच्चों के, और कोई बात नहीं, मुझे आंसर से मतलब है। आंसर लेके आओ कैसे भी, मरो जियो जो करो, पर आंसर लेके आओ। और किसी का आंसर आ रहा है? एट एफ। तो चार ऑप्शन चाहिए थे, चार ऑप्शन मिल चुके हैं। 16F, 8F, 4F एंड F। तो चार ऑप्शन सबके मिल चुके हैं। तो देखो बोल रखा है यार, टू पार्टिकल्स ऑफ चार्जेस Q1 and Q2 contain certain distances has a force। अगर पहले वाली की बात करते हैं, यानी पहला केस में F1 मान लेता हूँ उसको, वो F दे रखा है आपको, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये तो नॉर्मल हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं F2। F2 की अगर बात करते हैं तो उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने ये बोला है कि सर अब आपका हर कोई चार्ज क्या हो गया, चार्ज ऑन ईच पार्टिकल इज डबल। हर चार्ज क्या हो गया आपका, डबल हो गया। तो मतलब आपका 2Q1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी आपका 2Q2 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। और उन्होंने ये बोला डिस्टेंस जो हो गया, डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस हाफ हो गया। मतलब ये क्या हो गया आपका, R/2 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो देखो के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, इसको मैं अलग लिख लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये तो सब अलग चीज है। नंबर की बात करता हूँ, ऊपर कितना है 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, नीचे क्या है 1/4 हो जाएगा, स्क्वायर कर दिया ना। जब 1/4 हो गया, इसको ऊपर लेके आऊंगा तो ऊपर क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 16 के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब ये क्या लिखा है Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये तो आपका F ही है। क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ F2 और कुछ नहीं है आपका, इट इज 16 टाइम्स F। बहुत इजी सवाल था, बहुत बच्चों ने गलत भी किया है, पर कैसे करना है गलती वो समझ में आया होगा। बहुत सारे बच्चों ने जो गलती की होगी, वो गलती कहाँ की होगी, गलती यहाँ पे की होगी। बहुत सारे बच्चों ने यहाँ गलती करी होगी। इनका आंसर 8F आ रहा है, उन्होंने R/2 का स्क्वायर नहीं किया ढंग से, और 4F आ रहा है, उन्होंने R का ही स्क्वायर नहीं किया, कुछ किया ही नहीं, चार्ज डबल नहीं देखा। ऐसे थोड़ी ना होता है, देखना तो पड़ता है ना चीजों को। इजी क्वेश्चन था, पर यही है, कोई ना कोई छोटी मोटी कैलकुलेशन है जो आप गलत कर रहे हो, उससे बचा करो हमेशा। चलो नेक्स्ट अब क्वेश्चन पे जाते हैं, देखें तो क्वेश्चन आपके लायक है कि नहीं। चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नहीं, अब अपन एक क्वेश्चन तो करेंगे, पर कंसेप्ट याद करो। एक याद करो, मैंने आपको कंसेप्ट समझाया था, कंसेप्ट नहीं था, एक प्रॉपर्टी थी। मैंने आपको बताया था कि आपका दो चीज बताई थी, कि जो आपका कूलम फोर्स होता है, प्रॉपर्टी से अगर याद हो तो मैंने बताया था कूलम फोर्स जो होता है, इट इज वैलिड बिटवीन टू चार्जेस ओनली। सिर्फ दो चार्जेस के बीच में आप उसको लगा सकते हो। कूलम्स लॉ को आप सिर्फ दो चार्ज के बीच में, यानी F = KQ1 Q2 बाय R स्क्वायर जो होता है, वो सिर्फ दो चार्जेस के बीच में बात करता है, तीसरे चार्ज की बात नहीं करता। हाँ यार पॉइंट चार्ज ठीक है, फैज समझ गया, पॉइंट चार्ज ही पढ़ रहे हो अभी आप, ठीक है। वो आपके सिर्फ दो चार्ज के बीच की बात करता है, दूसरे चार्ज के बीच की बात नहीं करता। नेक्स्ट है आपका कूलम फोर्स की बात, तो ये हो गई। दूसरी बात ये भी होती है कि लगता कहां पर है, तो एक्ट्स एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देम। ये जो आपके जो कूलम फोर्स होते हैं वो कहाँ लगते हैं आपके, जो उनको लाइन ज्वाइनिंग डैम होती है सिर्फ उस पे। अगर इन दोनों को समझाऊं मैं एक तरह से, समझो मान लो यहाँ पे एक चार्ज है आपका Q1, और यहाँ पे एक चार्ज है आपका Q2, ठीक है। और यहाँ पे आपका मान लीजिए एक नया चार्ज बना दिया मैंने Q3। ध्यान देना, आप इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने क्या बोला, मान लीजिए कि इसके बीच में कोई डिस्टेंस होगा, ठीक है, इसके बीच में अपना कोई डिस्टेंस होगा, सिमिलरली इसके बीच में कोई डिस्टेंस होगा। अब सुनना इंपॉर्टेंट बात,
मैंने कुछ नहीं बोल रखा तो मैं सबको पॉजिटिव मान के ही चल रहा हूं। अब सुनो, अब मैंने क्या कहा कि कूलम फोर्स इज वैलिड बिटवीन टू चार्जेस ओनली। इसका ये मतलब है कि अगर मुझे Q1 पे फोर्स बनाना है, मुझसे सवाल ही पूछा जाएगा कि Q1 पे नेट फोर्स बनाओ। सवाल क्या पूछा जाएगा मेरे से कि Q1 पे आप नेट फोर्स बना के बताओ। जब मुझे Q1 पे नेट फोर्स बताना होगा ना, तो अब बात यह है कि Q1 पे तो Q2 की तरफ से भी लग रहा होगा फोर्स और Q3 की वजह से भी लगा होगा, तो मैं कैसे बनाऊंगा? तो याद रखना, मैंने क्या कहा, कूलम्स लॉ सिर्फ एक बार में दो ही चार्ज पे लगा सकते हो। जब Q1 पे फोर्स निकालना है तो एक चार्ज तो Q1 हो गया। अब आपको दूसरा चार्ज देखना है, दूसरा चार्ज कौन सा है? Q2। तो सिर्फ Q1 और Q2 की जब बीच की बात होगी तब आप कूलम लॉ लगाओगे, अभी Q3 को भूल जाओ। जब Q1 और Q2 की बात करें तो Q3 को भूल जाओ। अब दोनों को मैंने पॉजिटिव मान रखा है, तो Q1 आपका ये भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, तो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं। रिपेल करेंगे तो एक दूसरे के अगेंस्ट फोर्स, मतलब धक्का मारेंगे, दूर पहुंचाएंगे। दूर पहुंचाने का मतलब ये इस पे ऐसे फोर्स मार देगा, इस फोर्स को मैं क्या बोलूंगा? दिस फोर्स विल बी आपका F12, मतलब फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। ऐसे ही आपका इस पे ये इक्वल फोर्स मार देगा आपका, इसको मैं बोलूंगा F21। F12 और F21 की वैल्यू बराबर है, बस साइन आपका चेंज है, मतलब डायरेक्शन चेंज है। अब मैंने 1 और 2 के बीच में खेल कर दिया। अब 1 और 3 की बात करता हूँ, 1 और 3 की बात करता हूँ। जब 1 और 3 की बात करता हूँ तो देखता हूँ कि भाई सर 1 और 3 भी क्या है? पॉजिटिव चार्जेस हैं। अब 1 और 3 की बात करते टाइम पे मैं 2 के बारे में नहीं सोचूंगा। 1 और 1 और हाँ 1 और 2 की सॉरी 3 की बात करते टाइम पे मैं 2 के बारे में नहीं सोचूंगा। तो अब दोनों अगर पॉजिटिव है तो Q3 क्या करेगा? रिपेल करेगा। रिपेल मतलब दूर की तरफ फोर्स लगाएगा, तो आपका ऐसे लग जाएगा। इसको क्या बोलूंगा? F13, मतलब F मतलब फोर्स ऑन वन ड्यू टू 3। सिमिलरली आप इस पे क्या लगाओगे? इस पे नीचे लगा दोगे, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? F31 हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारे फोर्स मैं बना चुका हूं किस पे? 1 पे सारे फोर्स बन चुके हैं। अब वैसे आपसे आपसे 2 पे अगर पूछ ले तो 2 पे कौन कौन फोर्स लगाएगा? सर 2 पे आपका 3 लगाएगा और 2 पे आपका 1 लगाएगा। 1 का तो मैं पहले पहले बना चुका हूं। 2 का कैसे बनाओगे? तो ये रही आपकी 2 और 3 को जोड़ने वाली लाइन, इस लाइन के अलोंग, लेकिन दोनों पॉजिटिव है तो क्या करेगा? इसको अवे मार देगा, इसके अवे मार देगा। तो इसको मैं क्या बोल दूंगा? F23 बोल दूंगा। ठीक है, तो बस इतने ही फोर्स बन सकते हैं। मान लो कल को आपसे 3 पे पूछता है कि 3 पे कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे? सर 3 पे कितना है? 3 पे आप 1 की वजह से बना चुके हो, बचा 2 की, तो ये रही लाइन ज्वाइन करने, इसके अलोंग और वो भी अलग की तरफ, तो ये बन जाएगा आपका F32। अच्छी बात ये है कि F32 की वैल्यू F23 के बराबर होती है वैल्यू, F21 की वैल्यू F12 के बराबर होती है वैल्यू, फिर से F13 की वैल्यू आपकी F31 की वैल्यू के बराबर होती है। ये सारी बात आपको समझ में आनी चाहिए। मान लो कल को इसी तरह से एक और एग्जांपल आ जाए मेरे सामने और वहां पे आपके चार्ज सा थोड़ा सा लोचा कर दे। मान लो इस तरह से मैंने बना दिया एक लाइन और एक चार्ज ऐसे बना दिया और एक चार्ज मैंने कहीं यहाँ बना दिया। मान लो इस बार मैंने क्या किया, इसको मैंने लिया -Q3 लिया। ठीक है, इसको मैंने ले लिया आपका -Q2 ले लिया और इसको मैंने बोल दिया आपका +Q1 बोल दिया, इस तरह से बोल दिया। अब आप सवाल पूछता है कि बताओ हर चार्ज पे नेट फोर्स कितना निकल के आएगा। नेट फोर्स बताने के लिए आपको पहले ये बताना पड़ेगा कि उस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, किस किस डायरेक्शन से और कितने फोर्स लग रहे हैं, सारी बात करते हैं। किसी भी चार्ज में पूछ सकता है, इसलिए हम सारी लेते हैं। मैं पहले बात करता हूँ Q1 की। अब Q1 पे फोर्स कौन कौन लगाएगा? सर Q2 लगाएगा और Q3 लगाएगा। जब Q1 और पे फोर्स देखना है तो या तो एक बार सिर्फ Q2 से देखोगे, दूसरी बार Q3 से। जब Q2 से देखता हूं तो Q2 नेगेटिव है, Q1 पॉजिटिव है, Q2 नेगेटिव है, Q1 पॉजिटिव, मतलब अट्रैक्शन, मतलब Q2 इसको अपनी तरफ खींचेगा। इसको अपनी तरफ खींचने का मतलब इस तरह से फोर्स लगेगा। इसको मैं क्या बोल दूंगा? इसको मैं बोल दूंगा F12 वेक्टर साइन के साथ। ठीक है, अब 1 पे बात कर रहा हूं। अब सिमिलरली अगर 1 को देखता हूं 3 को देखता हूं तो दोनों अपोजिट नेचर के हैं, तो यानी अट्रैक्शन होगा, यानी 1 को वो अपनी तरफ खींचेगा, तो उस पे ऐसा आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका? इट विल बी आपका वो F13। सिमिलरली बाकी जगह बनाता हूं तो इस बार 2 पे देता हूं। 2 पे आपका एक तो ये बन जाएगा F21, अट्रैक्टिव होगा क्योंकि दोनों अपोजिट नेचर के हैं। अब देखो जो 2 है और जो 3 है ये दोनों सेम नेचर के हैं, दोनों नेगेटिव नेगेटिव हैं, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब इसको दूर फेंकने की कोशिश करेगा, तो आपका इस तरह से बन जाएगा F23। सिमिलरली जब नीचे वाले बनाता हूं तो क्योंकि Q1 और Q3 आपके अपोजिट नेचर के हैं, तो अट्रैक्टिव मतलब उसकी तरफ जाने की कोशिश करेगा, तो ये बन जाएगा आपका F31, जो कि जिसकी वैल्यू F13 के बराबर ही होगी। सिमिलरली इसमें क्या होगा आपका? इसमें क्या है आपका? F23 इसके अपोजिट बनेगा, F32 इसके अपोजिट बनेगा, क्योंकि दोनों सेम नेचर के हैं। पहले ये बात बताओ, क्या हर बच्चे को ये डायग्राम दोनों समझ में आए हैं कि नहीं आए? क्या हर बच्चे को डायग्राम समझ में आए कि नहीं आए? बताओ जल्दी से, क्योंकि बहुत बहुत बड़ी चीज नहीं बताई, पर हाँ इंपॉर्टेंट तो है। बच्चे इसमें कंफ्यूज जाते हैं। आई होप कि सबको ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट अपन इस पे हमने किया क्यों, तो इस पे एक सवाल करते हैं, सुनो। अच्छा, एफ नेट निकालना होगा तो क्या है, फिर तो आपको वेक्टर एडिशन करना है ना। जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी पॉइंट पे आपका इस तरफ आ गया F12 आ गया ऐसे, और ऐसे निकल के आ गया
1 3 मान लो ऐसे निकल के आ गया, तो आपको क्या पता होना चाहिए इनके बीच का एंगल। अब मुझसे बोलता है बताओ इनके बीच का नेट फोर्स क्या होगा। नेट फोर्स के लिए, क्योंकि दोनों वेक्टर, मैं जानता हूँ फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो इसका एफ नेट निकल के आएगा कोई बीच में, रिजल्टेंट जिसको बोल सकते हैं। एफ आर बोल रहे एफ नेट बोल रहे, एक ही बात है। अगर इस एफ नेट को निकालना पड़ेगा तो मैं क्या करूंगा सर, वो उसके लिए रिजल्टेंट वाला वेक्टर पढ़ा होगा आपने, उसके लिए फॉर्मूला होता है ये, क्या होता है सर, F12 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है ना, F13 स्क्वायर प्लस 2 F12 F13 cos थीटा, ये वाला आपको यूज करना है। अगर 90 डिग्री होगा तो सीधे सिर्फ सिर्फ इतना ही रह जाएगा, उसमें कुछ सोचने वाली बात है नहीं। ठीक है चलो, तो इतना बात हो गई, तो अपन एक काम कर लेते हैं, एक सवाल कर लेते हैं उस पे। ठीक है मुझे पूरा विश्वास है आपके पास कैलकुलेटर तो होगा नहीं यहाँ पे रखा हुआ। चलो कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है, पहले सिंपल वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन है आपका इस तरह से कि एक स्क्वायर फ्रेम है या स्क्वायर टाइप का चीज है, जगह है। अब क्या किया मैंने यहाँ पे, सुनना, अच्छा क्वेश्चन है। और मैंने क्या किया, यहाँ पे क्यू रख दिया, यहाँ पे क्यू रख दिया, यहाँ पे भी क्यू रख दिया, और यहाँ पे भी क्यू रख दिया। ठीक है, और मैंने क्या किया, एक स्क्वायर है तो मतलब ये ए है, ये ए है, ये ए है, और ये भी क्या है आपका, सब ए के बराबर है, सब ए हो गया। अब आपसे मान लो मैंने इसका नाम कर दिया, इसको मैंने बोल दिया ए, इसको मैंने बोल दिया बी, इसको मैंने बोल दिया सी। अब ये तो सिमेट्रिकल है, तुम किसी भी एक पे भी बता दो, सब पे सेम फोर्स आने वाले हैं। पूछ रहा है फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज एट ए। तो अगर ट्राई करना चाहते हो तो ट्राई करके बताओ क्या आंसर होगा। फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज एट ए, कितना फोर्स होगा नेट, करो ट्राई, सब पॉजिटिव है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ऋतु जी का आंसर है 0, रिया जी का आंसर 0, शिवानी का आंसर 0 है, के का आंसर कैंसिल आउट वेक्टर्स। देखते हैं क्या होता है। बाकी लोगों का आंसर क्या आ रहा है, देखते हैं। जो भी बिना सोचे समझे आंसर कर रहे हैं, के का आंसर भी 0 आना चाह रहा है। रिया जी बोले अरे नहीं, रिया जी ए बीच में नहीं है, हाँ बिल्कुल सही बात है, बीच में होता तो 0 होता बच्चे, कैंसिल आउट तो तब होता ना। डायरेक्शन तो बनाओ पहले, बिना डायरेक्शन बनाए कैसे कर रहे हो तुम काम। एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन थोड़ी ना आ रही है, अलग डायरेक्शन डायरेक्शन आ रही है। करो ट्राई। अगला सवाल आप लोग कर लेना। तो देखो सवाल कैसे करना है, इसको अप्रोच देखते हैं। किसी भी, वैसे तो उसने ए बोल दिया, ए नहीं बोलता, किसी पे भी आता तो सेम ही आता, पर डायरेक्शन अलग अलग आती। तो सुनो, अब सुनो कैसे करना है। तो ए को पकड़ते हैं, डायग्राम में वापस नहीं बना रहा, इसलिए सुनो। ए को पकड़ते हैं, ए पे इसकी वजह से बी वाली की तरफ से क्या फोर्स, दोस्तों पॉजिटिव है, तो क्या इसकी वजह से यहाँ पे लगेगा, हाँ यहाँ पे लगेगा। इसको मैं बोलता हूँ आपका एफ ए बी, एफ फोर्स ऑन ए टू बी। अगर फोर्स ऑन ए टू बी ये सब लिखना नहीं है तो आप F1 F2 मान के भी लिख सकते हो। क्या आपका डी की वजह से क्या इस तरफ आएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ ए डी हो जाएगी। हर बच्चा इनकी वैल्यू भी लिखेंगे। बचा क्या, सी ए, मैंने बोला इनको ज्वाइन करने वाली लाइन कौन सी है, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन ये है, और दोनों पॉजिटिव है तो आपका इस तरह से आएगा ये फोर्स भी, तो ये क्या हो जाएगा आपका एफ ए सी हो जाएगा। ठीक है, ये पहली बात तो डायग्राम बन के आएगा, अगर ये डायग्राम बनाने में आपने गलती कर दी तो आंसर तो लेके आ सकते, इसका मतलब ए पे नेट फोर्स 0 तो नहीं आ रहा किसी किस्म में। आपका साफ से कोई कट तो ना रहा है, कहाँ कोई कट कैंसिल आउट ही नहीं हो रहा, ये होने वाला है। अब सुनो, अब वैल्यू लिखते हैं सबकी, एफ ए बी की वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, तो पहले तो के लिख दिया, दोनों का क्यू है तो क्यू इंटू क्यू आएगा क्यू स्क्वायर, इनके बीच का डिस्टेंस कितना ए, यानी ए स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ बात करता हूँ एफ ए डी की, एफ ए डी क्या हो जाएगा, फिर से दोनों का चार्ज क्यू है, क्यू स्क्वायर बाय नीचे क्या हो जाएगा आपका डिस्टेंस अभी भी क्या है, ए स्क्वायर है। गड़बड़ आएगी आपकी इसमें थोड़ी सी, एफ ए सी में, एफ ए सी क्या हो जाएगा, के तो आएगा, क्यू स्क्वायर भी आएगा, पर के बीच का जो डिस्टेंस है वो ए नहीं है, वो क्या है आपका डायगोनल है, यानी √2 a स्क्वायर, विच विल कम आउट टू बी के क्यू स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर, ये बन जाएगा। तो ये तीनों फोर्स निकल के आ गए। अब ध्यान दो, अब इस सवाल को करेंगे कैसे। सर आपने जो रिजल्टेंट वाला तरीका बताया था वो तो सिर्फ दो फोर्स के बीच में बताया था, जब दो फोर्स होते हैं तो इसको कैसे करेंगे, कुछ नहीं, एक काम करो ना, दो फोर्स मान मान के कर लो,
मतलब मैं क्या करता हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं ये एफ ए डी को ले लो एक बार, एफ ए डी को ले लो और एफ ए बी को ले लो, एफ ए डी को ले लो, और अच्छी बात है दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों की वैल्यू सेम है। तो याद रखना एक बात को कि जब भी आपका इस तरह से हो कि ये भी वैल्यू एफ है और ये भी वैल्यू एफ है, तो उनका जो रिजल्टेंट निकल के आने वाला है एफ नेट, उसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी, √2f आती है। नहीं भी निकालोगे तो आप सॉल्व करके रखोगे, एक ही बात आएगी। अब क्योंकि इसकी वैल्यू भी के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है, इसकी वैल्यू भी के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है, तो इसका जो एफ नेट, इन दोनों का जो एफ नेट निकल के आने वाला है, F1 बोलता हूँ उसको मैं, F1 जो निकल के आने वाला है, ठीक है, वो क्या निकल के आने वाला है, वो आपका √2 किसी भी एक की वैल्यू होगी, √2 के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब याद रखना जब भी हम नेट फोर्स बनाते हैं, F1 नेट बोल देता हूँ उसको मैं, जब भी हम नेट फोर्स बना लेते हैं तो जो आपके पहले वाले फोर्स थे उनको हटा देते हैं, क्योंकि इन्हीं का तो नेट फोर्स निकल के आया है। अब सोचो कि हो क्या रहा है ए पर, सर ए पर एक फोर्स तो आपका F1 नेट ऐसे निकल के आ रहा है, अच्छा सवाल है, एक तो F1 नेट ऐसे निकल के आ रहा है जो कि यहाँ पे मैंने लिखा है √2 के स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। दूसरा आप इसको तो भूल ही गए, FAC को, FAC भी तो लग रहा था, तो FAC को भी अब यहाँ पर कर लो, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में के बीच का एंगल 0 है, तो आप सीधे सीधे इनको जोड़ सकते हो। एफ नेट जो निकल के आएगा, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं तो सीधे सीधे इनको जोड़ा जा सकता है, FAC प्लस F1 नेट। F1 नेट की वैल्यू ऊपर लिखिए, FAC की वैल्यू बगल में लिखिए, कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से। अगर मैं लिखूं तो के क्यू स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर प्लस आपका √2 के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। साफ साफ हर बच्चे को दिख रहा होगा के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर कॉमन है। ठीक है, अंदर क्या बचा, अंदर बचा 1/2 प्लस √2। ये भी आंसर छोड़ के आ सकते हो, लेकिन इसके आगे हम आपको बेटा एडिटिंग करना अलाउड नहीं किसी बच्चे को यहाँ पे, आपको बंद ही कर दिया। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, इसको जब लिखोगे तो यहाँ पे लिख के आ सकते हो 2√2 प्लस 1/2 के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ठीक है, किसी बच्चे को कोई तकलीफ, कोई दर्द, कोई एहसास कि भाई ऐसा समझ में नहीं आया कहाँ क्या गलती हुई, किसी किसी को भी कोई दिक्कत, अच्छा वो समझ में नहीं आया, बता देता हूँ, किसी बच्चे को कहीं और दिक्कत। ठीक है, क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ एक कंसेप्ट आपको समझाने वाली कोशिश करी, क्योंकि यहाँ पे वेक्टर्स बच्चों का कमजोर होता है, इसलिए वेक्टर समझ में नहीं आता कुछ बच्चों को, इसलिए उनको दिक्कत हो सकती है। तो सुनो, तो क्या है यहाँ पे, अगर एक बच्चे का डाउट आया बस मुझे यहाँ पे कि यहाँ पे डाउट आ रहा है, यहाँ पे डाउट आ रहा है बच्चों को। ठीक है, अब सुनो, यहाँ पे जब डाउट आ रहा है तो हम यहाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैं ये बोल रहा हूँ कि देखो बात ये है कि यहाँ पे तीन फोर्स हैं, एक FAC है आपका, FAD है और आपका एक FAB है। इस केस में मैंने जब आपको बताया, जब आप रिजल्टेंट निकालते हो ना तो बच्चों उस टाइम पे आपको सिर्फ दो फोर्स का रिजल्टेंट है, वो एक सिर्फ दो फोर्स का रिजल्टेंट निकाल सकते हो, तीन का एक साथ नहीं निकाल पाओगे। लेकिन मैं तीन का अगर एक साथ निकालना चाहता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ आपका, मैं ये कर सकता हूँ आपका कि मैं दो को ले लेता हूँ एक बार। अब ये हो गया एक FAD और ये हो गया आपका एक FAB। साफ सीधी बात है, यहाँ से देख सकते हो कि दोनों की वैल्यू क्या है आपकी, सेम है, तो इसको भी मैं मान लो एक F की वैल्यू मान लेता हूँ, इसको भी मैं क्या मान लेता हूँ, F मान लेता हूँ। जब भी दो बराबर फोर्सेस 90 डिग्री पे लगते हैं तो 45 डिग्री पे उसका आंसर निकल के आता है, और वो क्या होता है, वो उसकी वैल्यू होती है √2f होती है। कैसे आया, कुछ नहीं आया, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर का अंडर रूट कर दिया, उसको जब सॉल्व करता हूँ तो ये आपका 2f स्क्वायर होता है, इसका अंडर रूट करूंगा तो ये आपका √2f निकल के आ जाएगा, तो वो मैंने लिख दिया। अब ये निकल के आ गया, ठीक है, अब ये तो निकल के आ गया किसका, इसका और इसका निकल गया, तो इनको तो हटा दिया, अब बचा क्या सर, √2f लग रहा है, फिर ये वाला भी बचा था, इसको भी ऐड कर दिया इसमें, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन को मैं कर सकता हूँ। आई होप कि सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इस तरह का ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा बदलाव है क्वेश्चन में, थोड़ा सा बदलाव है क्वेश्चन में। मान लीजिए मैंने फिर से स्क्वायर ले लिया और यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने -q ले लिया, यहाँ पे मैंने +q ले लिया, और यहाँ पे मैंने +q ले लिया, और यहाँ पे फिर मैंने एक यहाँ पे +q ले लिया ए पे। तो वही सेम सवाल है, फाइंड द नेट फोर्स ऑन ए, ऑन चार्ज ए। ठीक है, ये निकालना है क्वेश्चन है, वही सेम टू सेम है, बस आपके एक चार्ज को मैंने थोड़ा चेंज कर दिया, तो देखना उससे आंसर कितना चेंज निकल जाता है। तो करिए ट्राई, आप लोग देखिए क्या आंसर आता है, करो इस बार ट्राई करो, आप लोग बस ये आंसर आना चाहिए। चलो देखते हैं, कुछ बच्चों के आंसर आ गए, यहाँ पे चेक करते हैं। सुनो, अच्छे क्वेश्चन है ये, तो सुनो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे देखो किस क्वेश्चन कैसे करेंगे।
ए पे निकालना है, फिर से मैं ए पे बनाता हूँ। तो ए पे अगर मैं फोर्स बनाना चाहता हूँ तो सुनो, ए पे फोर्स आएगा आपका इस तरफ से, तो इस तरफ से क्या आएगा आपका, अब मैं सीधे वैल्यू लिख रहा हूँ यहाँ पे, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे करता हूँ तो ये प्लस का ये प्लस का, तो नीचे आ जाएगा इसका के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो वो मैंने समझाते टाइम पे आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाया था, ठीक है। अब जरूरत नहीं है, यहाँ पे बात करता हूँ तो सुनो, यहाँ पे जब बात करता हूँ तो ये इस तरह से होगा। बस बात ये कि यहाँ पे क्या होगा, आपका फोर्स इस तरफ लगेगा। प्लीज ध्यान देना, मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि अब ये सेम टू सेम सवाल है। उल्टा क्यों लगा है, क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, इसकी वैल्यू हो जाएगी के क्यू स्क्वायर बाय, हम जब आपका डायरेक्शन बनाते हैं फिगर में तो हम माइनस प्लस नहीं लिखते, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि √2a रख दूंगा वहां पे, ठीक है। अब नेट की बात करता हूँ तो सुनो, यहाँ पे 3 फोर्सेस आ रहे हैं, तो नेट कैसे निकालूंगा सर, नेट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, पहले इन दोनों को देखूंगा। जब इन दोनों को देखता हूं तो दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। दोनों की वैल्यू क्या है आपकी, सेम है। वैल्यू भी सेम है और 90 डिग्री पे है, वैल्यू भी सेम है 90 डिग्री पे है। इसका मतलब अगर मैं इन दोनों का रिजल्ट बनाता हूँ तो वो F1 जो नेट निकल के आ रहा है वो क्या हो जाएगा सर, वो हो जाएगा √2f। एफ कितना है, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर हो जाएगा। अब बिल्कुल इसके पीछे, बिल्कुल इसके पीछे बिना कोई एंगल चेंज किए, बिल्कुल इसके पीछे आपका क्या लग रहा है, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर लग रहा है। अब जब ये लग रहा है तो अब आपको क्या करना होगा, जब इस केस में आप एफ नेट निकालोगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है और इसकी वैल्यू बड़ी है, इसकी वैल्यू बड़ी है, तो क्या करना है आपको, सिंपल F1 नेट बड़ा माइनस छोटा, माइनस जो भी दूसरा वाला है वो उसको मान लो, जो बचा हुआ है आपका, मान लो अपने मन से मैंने इसको एफ बोल दिया, ठीक है। तो ये इसको एफ करना है, ठीक, अपने मन से एफ, सॉरी के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर नहीं होगा, के क्यू स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर होगा, ठीक है। बस रख दिया अपन ने क्या रखा यहाँ पे, √2 के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर आ गया, माइनस के क्यू स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर आ गया। अब तो कोई वही सेम टू सेम बन रहा है, पहले वाले पास, पहले वाले में प्लस था, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा आपका √2 माइनस 1/2। इसको और अच्छे तरीके से लिखना है तो आप लिखोगे 2√2 माइनस 1/2 इंटू के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। बस फर्क क्या था आपका, आपकी एक की डायरेक्शन चेंज होने से आपका सवाल में इतना थोड़ा बहुत फर्क निकल के आ गया। आई होप कि फिर से ये वाला क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। रिया जी का डाउट है किस में से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सुनो, किस में से किसको करेंगे, जो हमेशा बड़ा माइनस छोटा, क्योंकि फाइनली जिसके जो हमेशा बड़ा माइनस छोटा करना है, फाइनली जो नेट नेट डायरेक्शन आएगी वो नीचे की तरफ आएगी। जब भी माइनस करना होता है तो हमेशा बड़ा माइनस छोटा, बड़ा कौन दिख रहा है, √2, ये ऊपर मल्टीप्लाई है, यहाँ पे नीचे 2 आ रहा है तो ये छोटा होगा ना। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन करो, ये कर सकते हो, क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये करो, ट्राई करो, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन लिखा है, ट्राई करो। तो बच्चों इसके लिए मैं एक बार रिवाइज करवाता हूँ, आपका कंसेप्ट रिवाइज करना जरूरी है, कुछ बच्चों को याद नहीं होगा अगर तो सुनो। मैंने क्या कहा था, आपका वेक्टर फॉर्म में आपका एफ क्या होता है, वेक्टर फॉर्म में आप लिखते हो इसको Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये लिखते हो आप, ठीक है। इसको मैंने F21 टाइप से बताया था, आर स्क्वायर नहीं, सॉरी आर, एक सेकेंड इसको तो ये मैंने बताया था कैसे याद करने का तरीका बताया था, क्या एफ ऐसे लिख दो, याद करने का तरीका बताया था मैंने आपको आपको ये तो फॉर्मूला पता ही है, एक बार इसको मैं चेंज करता हूँ आपसे, याद करने का तरीका बताया था, एफ इज इक्वल टू क्या याद कर रखा है हर बच्चे ने, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या कहा था, एक काम करो, यहाँ भी आर मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी आर मल्टीप्लाई कर दो। अब क्योंकि ये आर और आर क्या बन के हो जाएंगे, ये आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वेक्टर साइन लगा दो, यहाँ पे वेक्टर साइन लगा दो, तो आपका बड़ी जल्दी से आपको ये वेक्टर फॉर्म याद हो सकती है, एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर, सिंपल आर का मतलब क्या होता है, मॉड आर का क्यूब। अब गड़बड़ ये शुरू होती है कि सर ये आर क्या होता है, तो ये आर होता है आपका R2 माइनस R1। ये R1 और R2 क्या है, ये पोजीशन वेक्टर्स हैं आपके, जिस जगह पे आपका कोई चार्ज रखा हुआ है। दूसरा क्या हो जाएगा, मॉड आर का मतलब क्या होता है, मॉड आर का मतलब मैग्नीट्यूड है आपका, मैग्नीट्यूड ऑफ आर, जिसको आप बड़े आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। अब समझते हैं इस सवाल में, बस याद रखना ये 1 और 2 का क्या कंसेप्ट है। 1 उसको लेना हमेशा, जैसे यहाँ पे F2 लिखते हैं ना, तो 1 उसको लेना कि हमेशा 2 उसको लो जिस पर फोर्स निकाल रहे हो, 2 उसको लो जिस पर फोर्स निकालना है, क्योंकि 1 और 2 का कंसेप्ट है, क्योंकि डायरेक्शन उल्टी आ जाएगी वरना, जिस पर फोर्स निकालना है, ठीक है। और 1 बचा, जो एक 1 होगा तो ऑब्वियसली दूसरे 2 होगा ना, और 1 उसको लो जिससे फोर्स निकालना है, जिसकी वजह से या फिर जो लिखा होता है जनरली ड्यू टू लिखा होता है ना, उसको 1 लेना है आपको हमेशा। तो ये एक बार 2 पता लग गया तो 1 तो ऑटोमेटिक, पर ये वाली बात याद रखना, 2 हमेशा देखो, 1 और 2 लेने में अगर गलती करी है आपने तो यहाँ पर गलती हो जाएगी,
1 और 2 लेने में गलती करी तो यहाँ पे गलती हो जाएगी, ठीक है, तो समझो। तो इसलिए A B C D नाम रखे हो, 2 नाम रखो, 4 नाम, 10 नाम रखा हो, उससे कोई मतलब नहीं। आप उसको 1 लो, उसको 2 लो, जो आपके ऐसे जिस पर निकालना है उसको 2, जिससे निकालना है उसको 1। अब सवाल क्या, सवाल पढ़ो। अ पार्टिकल ऑफ चार्ज -2 कूलम इज प्लेस्ड एट 2,3, द फोर्स ऑन अ चार्ज 5 कूलम प्लेस्ड एट 6,6 एट 6,6 इन वेक्टर फॉर्म विल बी। तो मतलब हमें फोर्स किस पे निकालना है, हमें फोर्स इस पे निकालना है। तो हम Q2 इसको ले लेंगे, Q2। अगर ये 2 है तो ये ऑटोमेटिकली दूसरा वाला क्या हो जाएगा, दूसरा वाला ऑटोमेटिकली Q1 हो जाएगा, ठीक है। तो नीचे लिखते हैं Q1 क्या हो गया, Q1 हो गया -2 कूलम, Q2 क्या हो गया, Q2 हो गया आपका 5 कूलम। अब R1 R2 क्या होते हैं, तो बच्चों R1 R2 से मेरा कंसेप्ट होता है, किसी को नहीं पता हो तो वेक्टर कंसेप्ट है। R1 R2 का मतलब होता है ये हो गया y और ये हो गया आपका x। जब आप यहाँ पे कोई पॉइंट रखते हो, कोई पॉइंट यहाँ पे रखते हो तो इसका s लिखते हो ना, x, y, ठीक है। अगर मुझे इसको वेक्टर फॉर्म में निकालना है तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखता हूँ मैं, वेक्टर फॉर्म में इसी चीज को मैं वेक्टर फॉर्म में क्या लिखूंगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। इसी सेम टू सेम चीज को मैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, जेड होता तो जेड जे कैप भी आप रख सकते थे। अब यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे जो Q1 आपको दे रखा है, Q1 आपको दे रखा है 2,3 पर, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिखता हूँ, R1 को क्या लिखता हूँ यहाँ पे, R1 इज इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप लिख सकता हूँ। सिमिलरली जो आपको Q2 दे रखा है वो कितने पे दे रखा है, आपको 6,6 पे दे रखा है। इसका मतलब मैं R2 क्या लिख सकता हूँ, आपका पोजीशन वेक्टर वो हो जाएगा 6 आई कैप प्लस 6 जे कैप, ठीक है, आ गया समझ में। अब R1 पता लग गया, R2 पता लग गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे मुझे निकालना है R वेक्टर। R वेक्टर क्या होता है सर, वो हमेशा R2 माइनस R1 लेना है। एक बार ये पहचान गया ये 2 कौन है 1 कौन है, उसके हिसाब से कर सकते हैं। तो R2 माइनस R1 करते हैं तो I में से I को घटाएंगे और J में से J को घटाएंगे, तो वो निकल के आएगा 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप। अब आपका मॉड R की वैल्यू, मॉड R क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड, यानी इसका मैग्नीट्यूड 4 3 का मैग्नीट्यूड 5 होता है, नहीं आता तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का अंडर रूट 4 स्क्वायर होता है 16 प्लस 9 आपका 25, यानी 5 निकल के आ जाएगा। बस जितनी आपको वैल्यूज की रिक्वायरमेंट थी वो सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। अब आपका वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं अपन फोर्स, तो F21 के हिसाब से करते हैं, इज इक्वल टू क्या होता है, K Q1 Q2 R वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड R का क्यूब। सारी वैल्यू आपके ऊपर लिखी हुई है, आपको पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q1 आपका कितना हो जाएगा, Q1 हो जाएगा -2, ठीक है। Q2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय अच्छा आर वेक्टर कितना है, वो आपका है 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप। और यहाँ पे आर क्यूब कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 5 का क्यूब। 5 का क्यूब क्या होता है, 125 होता है। अब काटापिटी मचाओ इसमें, काटापिटी में तो हर बच्चा बचा सकता है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा करके दिखाता हूँ। 5 से गया तो ये 2 हो गया। अब 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। देखो साथ में देखते रहना, बाद में नोट्स देखोगे तो समझ में नहीं आएगा, और अगर नोट्स देखने में थोड़ी बहुत परेशानी होती है तो वीडियो जरूर चेक कर लेना। यहाँ पे क्या हो जाएगा 18/25 निकल के आ जाएगा आपका आंसर, ऐसे आएगा -18/25 इंटू 10 की पावर 9, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 आई कैप प्लस जी कैप, ठीक है। 18/25 को आप 0.72 भी लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आई होप कि हर बच्चे को ये क्वेश्चन समझ में अच्छे से आया होगा। आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो। कोई गलती करी क्या मैंने इसको सवाल में, कोई गलती करी क्या, कहीं कोई गलती करी क्या सवाल में। एक काम करते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देता हूँ, ट्राई करो। सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस आपके कुछ वैल्यूज का फर्क आ जाएगा। सवाल है आपका, क्वेश्चन इस तरह से है आपका कि मैंने आपको दे रखा है, मैं वैल्यू लेता हूँ कि आपको दे रखा है कि एक ए चार्ज है, ठीक है, और क्यू ए आपको दे रखा है। सवाल में कैलकुलेशन अच्छी खासी होगी, याद रखना, इसलिए मैं लिख देता हूँ एक बार, +100 माइक्रो कूलम, ठीक है। और आपको पॉइंट ए दे रखा है, 1,0,2 पे। बी के बारे में आपको बता रखा है, कोई बी पॉइंट है उसके बारे में बता रखा है आपको कि बी पे अनदर चार्ज रखा है, उसकी क्यू बी की वैल्यू आपको दे रखी है +200 कूलम, सॉरी माइक्रो कूलम। और बी कहाँ पे रखा हुआ है, बी रखा हुआ है आपका इट इज एट 4,4,2 पे। अगर कुछ ना दे रखा हो तो ये मीटर मानते हैं, सही यूनिट मानते हैं, ठीक है। ये आपको वैल्यू दे रखी है। सवाल पूछा गया है आपका, फाइंड फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, फाइंड फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। ट्राई करिए, बड़ा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, पर होना चाहिए। ट्राई करिए कृपया करके सारे बच्चे। इस टाइम पे अपने इस मौसम में, सर्दी का मौसम बहुत भयानक होता है,
मजा जितना भी आता हो, जैसा भी होता है, पर ये मजा कब सजा बन जाएगी आपको आइडिया में लगेगा। तो इस टाइम पे अपने आप को वेल प्रोटेक्टेड रखो, जितना हो सके अपने आप को प्रोटेक्टेड रखो, अच्छी चीजें खाओ, उल्टी चीज ना खाओ, और तबीयत ठीक रखो अपनी। बिकॉज अच्छा, किसी बच्चे को ये डाउट हो रहा है ये माइक्रो क्या होता है, अगर पर नहीं पता तो ये माइक्रो होता है, इसको हम माइक्रो बोलते हैं। और इसकी वैल्यू होती है, छोटी वैल्यू होती है काफी, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻⁶, पता होना चाहिए। ठीक है, माइक्रो की वैसे बहुत सारी वैल्यूज होती है, जैसे स्मॉल एम होता है, स्मॉल एम को हम मीटर नहीं मिली बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं प्रीफिक्स। ये सारी चीजें होती है प्रीफिक्स, किसी भी यूनिट के आगे लग जाती है। ठीक है, तो मिली, मिली का मतलब होता है 10⁻⁻3। जैसे आपने सुना होगा सी, सी का मतलब होता है सेंटी, वो किसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब हमेशा 10⁻⁻2 होता है। तो ये सारी चीज पता होनी चाहिए आपको। माइक्रो जैसे होता है, और अगर हम बात करें तो और होता है आपका नैनो, नैनो को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁹। तो ये सारी चीजें हैं आपको जो पता चाहिए। कृपया करके अपनी तबीयत का ख्याल रखना। देखो मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि कई बार ऐसे बच्चे होते हैं जो मतलब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपनी तबीयत खराब कर लेते हैं। अगर तुम अगर हिसाब किताब लगाओ तो आप बहुत कम टाइम बचा है, अगर हम सेम टाइम पे पेपर होने की उम्मीद कर रहे हैं तो टाइम बहुत कम बचा है। ठीक है, तो प्लीज अपनी तबीयत का ख्याल बहुत ज्यादा रखना, मैं भी रखूंगा, आप भी रखो। ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे अगर आपने तबीयत खराब कर ली और इस टाइम पे कोई भी टॉपिक आपके हाथ से निकल गया तो साफ सीधी बात है कि आपसे रिकवर होना बहुत मुश्किल हो जाएगा उस चीज को, बैकलॉग इतना ज्यादा हो जाएगा। एक और बात, अगर आप नोट्स बना रहे हो और अगर आपके नोट्स एक आध छूट जाता है तो कृपया करके सेम डे द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर इज टू मेक देम या कंप्लीट द नोट्स ऑन द सेम डे। कुछ भी हो जाए, मरो जियो, जो करना पड़े करो, पर नोट्स को उस दिन या अगले दिन कंप्लीट कर लेना। इसलिए मैं उस वजह से आपकी यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करता हूं ताकि आप लोग अपने नोट्स कंप्लीट रखो। बिकॉज कि भाई, बिकॉज दिक्कत क्या है, दिक्कत की बात ये है कि मतलब आप अगर आज नोट्स कंप्लीट नहीं करोगे या आज की चीज कंप्लीट नहीं करोगे ना, तो कल को नया टॉपिक शुरू हो जाएगा, और ये आसान पढ़ाई तो नहीं है। आपको इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें करनी है। जो 12th के बच्चे हैं उनको अपने और भी सब्जेक्ट तैयार करने हैं, जो आपके ड्रॉपर बच्चे हैं उनको और भी सब्जेक्ट तैयार करने हैं, केमिस्ट्री और मैथ, किसी को मैथ तैयार करनी है, किसी को बायो तैयार करनी है। तो आपको टाइम नहीं मिलेगा। फिजिक्स में हम इतना आगे बढ़ जाएंगे अगली क्लास में, इतने नए नए न्यूमेरिकल कर लेंगे, इतनी नई चीज पढ़ने की कि आपके पास पुराना चीज कवर करने का टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए साथ में सवाल लगाते चलो, साथ में मॉड्यूल कंप्लीट करते चलो, साथ में आप जो नोट्स हैं वो साथ में ही कंप्लीट होने चाहिए। ये मत सोचना कल कर लूंगा परसों कर लूंगा, नहीं, चाहे रोना पड़े चाहे मरना पड़े, पर आज और कल में नोट्स कंप्लीट होने चाहिए। अगर यहाँ से नोट्स तुम्हें समझ नहीं आया तो यूट्यूब से समझो, जो मेरी वीडियो अपलोड हो रही है, पर नोट्स कंप्लीट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आज छोड़ दिए, तुम सोचोगे बाद में करूंगा, बाद में करूंगा, बाद में कभी नहीं होता, वो पेज खाली खाली रह जाते हैं हमेशा। चलो, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, काफी बच्चों के आंसर आने लग गए हैं। ठीक है, देखते हैं अब इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे बड़ी बात है कि इस सवाल में आपको 1 और 2 का क्वेश्चन मानना है, किसको 1 माने किसको 2 माने। तो साफ सी बात है, जिसपे फोर्स निकालना है, फोर्स किस पे निकाल रहे हैं, हम ए पे निकाल रहे हैं, तो इसको हम 1 मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, इसको 2 मानेंगे। अब ए और बी जाए भाड़ में, 1 और 2 पे बात करते हैं। तो ये वाला 1 है और ये वाला 2 है, तो मैं Q1 क्या लिखता हूँ आपका, Q1, सॉरी 1, फोर्स ऑन ए निकालना है, सॉरी सॉरी, ए पे निकालना है तो A2 हो जाएगा, जिस पे निकालते हैं उसको 2, जिससे निकालते हैं उसको 1। तो ये आपका 2 का काम करेगा, ये आपका 1 का काम करेगा। जिससे निकालते हैं उसको 1, जिस पे निकालते हैं उसको 2। तो Q1 हो जाएगा आपका बी वाला, यानी 200 माइक्रो कूलम। ठीक है, और यहाँ पे R1 क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा आपका 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। मेरे हिसाब से मुझे सवाल करवाना नहीं चाहिए, पर फिर भी मैं करवाऊंगा। Q2 दूसरा वाला ऑटोमेटिक Q2 हो जाएगा, उसको क्या लिखूंगा, प्लस 100 माइक्रो कूलम हो जाएगा। काफी बच्चों के सही आंसर आ रहे हैं, मजा आ रहा है देख के मुझे, वेरी गुड। ठीक है, R2 क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा आपका 1i कैप, जीरो मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ, 0j कैप प्लस कहाँ गया 2k कैप, ये हो जाएगा आपका। अच्छा, मैंने वैल्यू तो सही नहीं है, पता लगा वैल्यू बाद में गलत ले ली, चलो जो भी है तो ले ली। अब आर वेक्टर क्या हो जाएगा, आर वेक्टर होता है आपका R2 माइनस R1, बट इसमें से R2 में से R1 घटा दिया तो क्या हो जाएगा आपका 1 गया, तो यहाँ पे -3i बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका -4j बन जाएगा, और k में से k उड़ जाएगा, तो कुछ सोचने वाली बात है नहीं। फिर से तुम ध्यान दो, बहुत अच्छा आंसर निकल के आने वाला है। आर मॉड की बात करता हूँ तो क्या होगा, -3 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर, जो कि 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर होता है, जिसकी वैल्यू फिर से क्या निकल के आएगी आपकी 5 ही निकल के आएगी। कोई सोचने वाली बात नहीं है। बहुत सारे बच्चों के आंसर आ रहे हैं, सही सही आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, शाबाश, मजा आ गया। ठीक है, ये हो गया, आर वेक्टर निकल के आ गया, आर मॉड निकल के आ गया। अब तो बस फॉर्मूला लिखना है आपको, F21 के हिसाब से, मतलब F21 का मतलब क्या है, अबे F21 का मतलब FAB तो है, और इसका मतलब क्या है, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। तो तुम्हें जो निकालना था 1 और 2 मान के बहुत जल्दी से उस बात को निकाल सकते हो, आराम से निकाल सकते हो। ठीक है,
इतने बड़े सवाल एग्जाम में आने के चांसेस थोड़े कम है, लेकिन यार देखो जब तक तुम सवाल नहीं करोगे तो तुम्हें सब्जेक्ट की फीलिंग नहीं आएगी। फीलिंग नहीं आएगी जब तक तुम आंसर सही लेके नहीं आओगे ना, सब्जेक्ट समझ नहीं पाओगे। तो एफ ए बी हो गया। एफ ए बी निकालने तो क्या होता है सर, के क्यू वन क्यू टू बाय मॉड आर वेक्टर का क्यूब इंटू आर वेक्टर ही होता है। अब सब वैल्यू रखनी है बस, आपका मन है तो वैल्यू रखने का तो वैल्यू वैल्यू रखने का काम करते हैं। अब सुनना, इस क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करना है वो भी समझाऊंगा, ठीक है। तो सुनो, बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन आएगी तो समझना। Q1 की वैल्यू है क्या, 200 माइक्रोकूलम, इसलिए बच्चे यहाँ पे माइक्रो वाला रखना भूल जाते हैं, 10⁻⁻⁶, तो कुछ बच्चे एक ही बार रखते हैं। इंटू Q2, Q2 हो जाएगा आपका 100 माइक्रोकूलम, यानी 100 इंटू 10⁻⁶, डिवाइडेड बाय, होल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका, नीचे 5 का क्यूब हो जाएगा। साथ में क्या है मल्टीप्लाई, साथ में आपका बचा है क्या, -3i कैप, और सॉरी -4 जी कैप, ये आ गया। चलो बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया हर बच्चे को, अच्छे से समझ, ठीक। अब बात करते हैं यहाँ पे काटाबिलिटी। देखो जब भी इस तरह का सवाल आए आपके सामने, जब इसमें बहुत सारे जीरोस दिखाई दे रहे ना, सबसे पहला काम है आपका जीरोस गिनना, सबसे पहला काम है जीरो। जैसे आपने जीरो निपटा दी ना, तो आपका देखना जीरो हटाने के बाद कितना छोटा सवाल हो जाएगा। सबसे पहला काम क्या है आपका, जीरो हटाना। प्लीज उल्टे सीधे कांड मत करना कि इसको 25 लिखो फिर 4 से काटो, ये सब मत करना, पहले जीरो हटाओ। तो देखो जीरो देखते हैं, तो यहाँ पे हो गए 9, यहाँ पे हो गए, यहाँ पे हो गए 2, यहाँ पे हो गए -6, यहाँ पे हो गए 2, यहाँ पे हो गए -6, ठीक है। अब तुम एक बार करो, 9 10 11 12 13, तो यहाँ पे होगा कितने, 13 जीरोस, और यहाँ पे कितने हैं, -6 और -6, यानी -12। तो टोटल जीरोस कितने बचे, टोटल जीरो सिर्फ एक बच्चा। तो जो भी आंसर आएगा वो उसको भाड़ में जान दो, जो भी आंसर, इतना तो पक्का है सर, जो भी आंसर आने वाला है उसके 10 की पावर 1 आने वाला है वहां पे, जो भी आंसर आने वहां पे 10 की पावर 1 आने वाला है। अब बचे हुए चीज जो लिखे हैं बिना जीरो वाली, 9 इंटू 2, बस इतना ही बचा है, डिवाइड बाय 125। ये देखने में तब भी थोड़ा सा आसान लगेगा एज कंपेयर टू कि आप उसको इतना बड़ा सवाल बना के लेके चलते हैं, ठीक है। ये देखने में तब भी थोड़ा आसान लगेगा एज कंपेयर टू आप इतना बड़ा सवाल लेके करते, ठीक है। बाकी काटा पीटी आप अपने हिसाब से मचा सकते हो, मैं काटने से कोई मना नहीं कर रहा, पर हाँ उसके हिसाब से सोचो कि भाई कैसे मुझे जल्दी करना है, तो जीरो हटा के सबसे जल्दी आंसर आता है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आप 5 से काट सकते हो, 5 जब 25, यहाँ 25 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 4 36, 36 बाय 25 7.2 कुछ आ जाएगा निकल, हाँ। तो इसका आंसर निकल के आएगा 7.2 -7.2, अंदर से मैंने माइनस कॉमन ले लिया दोनों से, +4 जे कैप निकल के आएगा। आपका आंसर निकल के आएगा -7.2, मैंने सबको सही किया ना, बी सही रखा है, 4,2 नेगेटिव नहीं लगाया, हाँ तो क्यों नहीं लगाया, गलत लगाया, नेगेटिव नहीं लगाया, नेगेटिव में आंसर लगाना जरूरी है ना। तो आपका ये आंसर निकल के आएगा न्यूटन में। आई होप कि सबको समझ में आया, सबको समझ में आया ना। ये कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस आपको कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन करने का तरीका क्या है वो भी मैंने आपको समझा दिया, सिर्फ क्वेश्चन, मैं आपको सिर्फ यहाँ पे कंसेप्ट समझा के छोड़ नहीं दूंगा। मैं ये नहीं बोल दूंगा देखो मैंने कंसेप्ट समझा दिया आपका छुट्टी हो गई, ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम ये है कि मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगा, आपको अगर क्वेश्चन दूंगा तो मैं रिवाइज भी करवाऊंगा कौन से कंसेप्ट में हमने वहां पे सोचा था, तो ये पढ़ा था, और उसके बाद फिर मैं उस क्वेश्चन को आखिरी आंसर तक सॉल्व भी करूंगा, जहां तक आपका एग्जाम में पूछ सकता है। मैं उस तरीके तब तक सॉल्व करूंगा जब तक एग्जाम में, जैसे पिछले वाले एग्जाम में, पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने आपके 3-4 आंसर दिए थे, तो वो जानबूझ के दिए थे। कोई भी ऑप्शन आपसे एग्जाम में पूछे आप करके आ सकते हो, ठीक है। तो ये आपका काम होना चाहिए कि आपको फाइनल आंसर तक, ये मेरा भी काम है और आपका भी काम है कि फाइनल आंसर तक आपको सॉल्व करना ही करना है क्वेश्चन। आई होप कि आज हम इतने ही पढ़ने वाले हैं। अब एक इस तरह के सवाल थोड़े से कम आते हैं एग्जाम में, ठीक है, इसलिए बहुत ज्यादा टाइम देना कोई फालतू बात है। अब नेक्स्ट क्लास में हम इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ने वाले हैं, अच्छी क्लास होगी, ध्यान देना। नेक्स्ट क्लास में हम इक्विलिब्रियम के बारे में बात करेंगे, ठीक है, और इक्विलिब्रियम पे कुछ स्पेशल सवाल बनते हैं उसके बारे में भी हम वहाँ पे समझेंगे, ठीक है। आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ रहे हैं। आई होप कि हर बच्चे को क्लास समझ में आई होगी, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलो टाटा बाय बाय गुड बाय। आज की क्लास न्यूमेरिकल थी, कल हम कंसेप्ट भी समझेंगे और नई चीज भी पढ़ेंगे। चलो टाटा गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।